हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट में जो लैंग्वेज पोर्शन आता है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से कौन सी लेनी चाहिए या किस लेवल पर कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए जिससे वो रीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग कर सके। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और कुछ नई स्ट्रेटजी के लिए मेरे साथ आज मौजूद है समर्पण क्लासेज आजपुर के निदेशक, हिंदी के एक्सपर्ट और नेट क्वालिफायर रहमत अली खान सर। सर स्वागत है आपका। सर साथियों, सर सीधा मुद्दे पे ही आते हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों के यही कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें इंग्लिश और हिंदी में से कौन सी लैंग्वेज उन्हें लेनी चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार्किंग कर सके। हालांकि इंग्लिश पे हम चर्चा बाद में करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा हिंदी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन सी लैंग्वेज उन्हें लेनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। सर्वप्रथम मैं विद्यार्थियों को हिदायत दूंगा कि वो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है कि पूरे पाठ्यक्रम का अवलोकन कर लें। उसके बाद पाठ्यक्रम का काठिन्य स्तर और संबंधित प्रकरण पर अपनी पकड़ को मद्देनजर रखते हुए ही आप जो भाषा प्रथम और द्वितीय का चयन कीजिए। सिंपल भाषा में देखा जाए तो मोस्टली सिलेबस तो सारों ने देखा है, लेकिन विद्यार्थियों की कंफ्यूजन ये है कि वो समझ नहीं पाते कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इजी रहेगी या सेकंड लैंग्वेज हिंदी इजी रहेगी। तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर संक्षेप में सारे विद्यार्थियों को एक बार सिलेबस के बारे में और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दो तो उनके लिए भी आसानी रहेगी। बिल्कुल सर, तो एक बार हम पूरे पाठ्यक्रम पर गौर फरमाते हैं। क्या फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में ज्यादातर जो कंटेंट है वो कॉमन है या कुछ टॉपिक्स अलग भी है? देखिए, अगर बात की जाए प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की, तो अगर माना जाए तो 90% समानताएं हैं। कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो थोड़ी सी अलग है, बाकी सेम ही है। सेम टॉपिक जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल। हम भाषा के प्रकरणों की बात करें, आपको उन प्रकरणों के बारे में मैं पहले जानकारी दूंगा जो दोनों ही भाषाओं में, यानी भाषा प्रथम और द्वितीय में जो दोनों समान है। तो पहले बात करते हैं शब्दों की, शब्द विचार की। शब्द विचार में आपके हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। यानी भाषा प्रकरण में जो शब्दों को व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, 4 प्रकार हैं उनके: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये प्रकरण आपका है दोनों ही जो भाषाएं हैं, प्रथम भाषा और भाषा द्वितीय, दोनों में। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड? देखिए सर कि तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि तत्सम शब्द वे, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रचलित है, यानी उनका कोई रूप परिवर्तित नहीं है, हूबहू उनको वैसा का वैसा हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ, जैसे एक शब्द है गोधूम और एक शब्द है गेहूं। यहाँ पे जो गोधूम शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ये तत्सम शब्द है। और गेहूं उस संस्कृत भाषा के शब्द को थोड़ा परिवर्तित करके हम फिर कहने लगे गेहूं, तो ये गेहूं है, वह तद्भव शब्द है। अच्छा, साधारण भाषा में मोस्टली ये शब्द जो है वो देखने में थोड़े अजीब से लगते हैं जिनको हम दैनिक रूप में यूज नहीं करते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर हिंदी की विकास यात्रा बड़ी लंबी है। ये वैदिक संस्कृत से चली थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद में पाली के बाद में प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और बाद में हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो कहानी 2500 वर्ष पहले की कहानी है और धीरे धीरे जो संस्कृत के जो शब्द थे वो विकसित होकर अपना एक नया रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया है। जैसे गोधूम से हो गया गेहूं। अच्छा, जैसे अपन अश्व और घोड़ा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आश्चर्य शब्द है और अचरज शब्द है। अच्छा। आश्चर्य जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और तद्भव में हम कहने लगे उसको अचरज। जरूर इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि हिंदी के कंटेंट के बाद हम इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जारी रखते हैं अपनी चर्चा हिंदी पे। तो पहला टॉपिक जो आपने बताया जो शब्द ज्ञान है वो दोनों लैंग्वेज में कॉमन है, अलावा कौन सा टॉपिक आता है? इसके अलावा है विकारी और अविकारी शब्द। यानी विकारी शब्द में हम बात करते हैं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा, तो इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में? आजकल के जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं, उनमें ऐसी एक शब्द ही नहीं दिया जाता। आपसे पूछ लिया कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा है,
इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। आजकल के प्रश्नों में आएंगे, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा। अच्छा, प्रयोग के आधार पर, जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है अंडरलाइन करके। हाँ, जैसे एक उदाहरण है, वह घर गया, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि रेखांकित जो शब्द है घर के पद परिचय दीजिए कि वो घर क्या है। तो अधिकांश विद्यार्थियों का उत्तर होगा, क्योंकि घर एक संज्ञा है, तो वो झट से उत्तर देंगे कि ये संज्ञा है, यानी जातिवाचक संज्ञा। प्रयोग के आधार पर ये घर है वो संज्ञा नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह घर गया, गया यहां पर क्रिया है और क्रिया की स्थिति को सूचित करता है कि कहां गया। जरूर जरूर, इंग्लिश में भी होता है ही वेंट होम, तो उसको एडवर्ब माना जाता है। कहां का उत्तर हमेशा क्रिया विशेषण में आता है। इसलिए आपकी बात को मैं बीच में रखते हुए कहूंगा कि ज्यादातर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियोस डाले जाते हैं कि 5 मिनट में देखिए और रीट में सिलेक्शन पाइए, और ऐसे में विद्यार्थी जो क्या होता है वो शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेता है। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, तो उस प्रकार से आपका क्या कहना है कि जितने भी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, क्या सीधा नॉर्मली तरीके से पढ़ना चाहिए या पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए? नॉर्मल तरीके से, यानी सामान्य तरीके से हम अगर जिसको कहते हैं रट्टा मारना, उस रट्टे की प्रक्रिया से कभी भी व्याकरण को नहीं सीखा जाता है। व्याकरण को समझना पड़ता है, अच्छी तरह से समझना पड़ता है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से स्पष्ट करना होता है, तब जाके आपका जो व्याकरण है वो सही हो पाएगा। जरूर, आप भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो कंटेंट से बिल्कुल समझौता मत कीजिए। हर चीज को बहुत ही गहन अध्ययन के साथ आप पढ़िए। जरूर, इसके अलावा है सर, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही भाषाओं में, चाहे भाषा प्रथम है चाहे भाषा द्वितीय है, दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उपसर्ग से संबंधित एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, अनुचित। अनुचित शब्द है और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ज्यादातर विद्यार्थी तो इसमें अनु ही करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो देखते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि सबसे पहले हमें देखना होगा मूल शब्द, और मूल शब्द के पहले जो लगा हुआ शब्दांश। उपसर्ग का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता है। अगर उपसर्ग अकेला इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उनका अकेलों का कोई अर्थ नहीं होता है। जरूर, इसका देखा जाए तो शायद अन्न धन उचित होता है। और यही पे विद्यार्थी मात खाते हैं, क्योंकि जैसा आप देखते हैं वैसा होता नहीं है। जल्दबाजी में आप जैसे ही शब्दों का ज्ञान आप लेते हो, तो वहीं पर आपको मात खानी पड़ती है। इसलिए आप बेहतर तरीके से इनका अध्ययन करें। जैसे अभी सर ने बताया कि इसमें अनु लगता है, लेकिन अनु नहीं है, इसमें अन है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना इन सारे कंटेंट को। इसके अलावा और कौन से टॉपिक इनके सिलेबस में है? प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जरूर, सामान्य जानकारी तो अक्सर विद्यार्थियों को रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या पेचीदगियां है, इनसे विद्यार्थी रूबरू नहीं हो पाते। आगे कौन से टॉपिक लगते हैं? आगे जो टॉपिक की बात करते हैं सर, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। अच्छा, ये तो अभी आपने चर्चा की थी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और वाक्य में प्रयोग के आधार पर पूछा जाता है रेखांकित करके, या इसके अलावा भी कुछ वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चंस पूछने का? बिल्कुल, वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं जी कि संज्ञा सर्वनाम से विशेषण बनाओ। अच्छा, शब्द रूपांतरण जिसको कहा जाता है। इंग्लिश में भी वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक होता है, वैसा हिंदी में भी है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछा जाए कि मीठा शब्द है वो किससे बनी है? अच्छा, मीठा से बना है ये। बिल्कुल, मीठा धन आस। अच्छा, मिठास हो गया। जरूर, इसी प्रकार का वर्ड फॉर्मेशन का भी टॉपिक होता है आपकी लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आती है तो हिंदी को और भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और हिंदी भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में काफी आपकी मदद करती है। इसके अलावा और कौन से टॉपिक है सर इनके सिलेबस में? इसके अलावा सर बात जो कॉमन है दोनों? हाँ बिल्कुल, अव्यय दोनों में कॉमन है। अव्यय एक अविकारी शब्द है, इनमें विकार न हो, यानी जिनमें परिवर्तन न हो। और परिवर्तन कैसा परिवर्तन न हो? यानी जो व्याकरण की जो 5 कोटियां हैं उन पर आधारित उनमें परिवर्तन न हो, यानी कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर, ये 5 कोटियां हैं। इनके आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द होता है। जैसे मान लीजिए एक संज्ञा को लेते हैं यहाँ पे, लड़का पढ़ रहा है। अब इसका रूपांतरण कर दिया हमने बहुवचन में कि लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वचन के दृष्टिकोण से ये शब्द बदल गया। 5 कैटेगरी में से एक के आधार पर भी अगर परिवर्तित होता है तो वो विकारी होता है। तो अविकारी, जैसे अविकारी शब्द है, जैसे
राम धीरे धीरे चलता है। अच्छा, इसमें धीरे धीरे कोई परिवर्तित नहीं होगा। ये क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया। सीता लगा दिया जाए, सीता धीरे धीरे चलती है तो भी सेम तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो धीरे धीरे रहेगा। चाहे वो उसको किसी भी लिंग में बदल दो, चाहे किसी काल में परिवर्तित कर दो, चाहे किसी पुरुष में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, किसी में लगा दो, वो वैसा का वैसा ही। इसके साथ साथ मेरे भी क्लियर होता जा रहा है, उम्मीद है कि आपके भी क्लियर हो रहा है। चर्चा हमारी जारी रहेगी। सर कॉफी लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो एक लैंग्वेज के प्रति डर है कि कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए, वो आज मोस्टली आपका निकल जाएगा। और इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि हम बहुत जल्दी इंग्लिश और हिंदी का पैड कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दोनों लैंग्वेजेज इंग्लिश और दोनों लैंग्वेजेज हिंदी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे मैं सर से पूछना चाहूंगा और ऐसा कौन सा टॉपिक है, इतने टॉपिक का कंटेंट तो अच्छे से कवर भी हो जाएगा और उम्मीद है कि विद्यार्थियों को समझने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, जिस प्रकार से आपने पूरे कंटेंट को खोलकर इनके सामने रखा है। लिंग वचन है और कारक भी है। जैसे कोई इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन, जैसे वचन से संबंधित पूछा जाए, जैसे आंसू है, उसके आंसू निकल पड़े, उसका आंसू निकल पड़ा, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आंसू है वो बहुवचन में आएंगे। अच्छा, जैसे दर्शन है, आंसू है, इनको बहुवचन में बिल्कुल यूज किया जाता है। जैसे हस्ताक्षर है। अच्छा, ये भी बहुवचन होते हैं। मेरा हस्ताक्षर नहीं होता। इसके अलावा और कौन से टॉपिक है जो इनके कॉमन लगते हैं? इसके अलावा है संधि है, समास है। काफी वृहद टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। किस प्रकार की पेचीदगियां इसमें भी पूछी जाती है एग्जाम में? बिल्कुल सर, जैसे एक संधि, पहले तो परिभाषा को समझना होता है। यहाँ तो ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो जैसे ही प्रकरण में करनी पड़ेगी। फिलहाल इनको संक्षेप में बता दीजिए कि कौन सी पेचीदगियां इन टॉपिक में भी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर ये वीडियो उनके लिए होना चाहिए जो विद्यार्थी रट्टाफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संधि का मतलब मेल, और एक होता है संयोग। संधि में क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर जब मिलते हैं तो उनमें जो विकार होता है वो ध्वनि विकार होता है। वर्ण या शब्द? दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उनमें ध्वनि विकार होता है। शब्द मिलते हैं वो तो समास होता है। अच्छा। हाँ, ध्वनि विकार होता है, यानी उनमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों जब मिलते हैं नजदीक, हाँ, उनका अंतिम जो वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं तो ये जुड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, युग धन अंतर। तो इसमें पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है अ और इधर भी अ है। अ दोनों मिलकर ध्वनि विकार हो जाएगी आ। यहाँ पे ध्वनि विकार भी ये हो गया युगांतर। जहां पे युग अंतर था वहां पे युगांतर हो गया, यानी हर्ष स्वर थे वो दीर्घ स्वर में रूपांतरित हो गए, यहाँ पे ध्वनि विकार हो गया। तो ये है संधि यानी मेल। और जैसे एक शब्द और लेते हैं, रेल धन गाड़ी। तो इसको मिलाएंगे तो किसी प्रकार की संधि नहीं होगी क्योंकि रेल गाड़ी आएगा। तो यहाँ पे कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे संयोग है। बिल्कुल। तो इन संधि और संयोग को भी मद्देनजर रखना होगा विद्यार्थियों को। ज्यादातर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि उनको एक ट्रिक बता दी जाती है कि संधि में अगर ये है तो ये आता है तो यण संधि होगी, वह ये आता है तो अयादि। ये कहाँ तक कारगर साबित होती है? जैसे बहुत सारे पेचीदा उदाहरण, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मुक्तावली है एक शब्द, जैसे ज्यादातर विद्यार्थियों से हमने कोचिंग में भी पूछा तो उन्होंने सारों ने गलत ही बताया। हो सकता है सारे विद्यार्थी इसका भी संधि विच्छेद मुक्त धन अवली करें। मुक्ता धन अवली सर। अच्छा। क्योंकि मुक्ता का मतलब होता है मोती और अवली का मतलब होता है पंक्ति या कतार, यानी मोतियों की कतार। अच्छा, इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि जो मूल शब्द है वो उसका पूर्ण अर्थ हो, वो उस शब्द के अंदर उसका जो अर्थ है वही देखना पड़ता है। क्योंकि मुक्त इसमें भी तो अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, लेकिन मुक्तावली जो है उसके आधार पे मुक्ता ही करना पड़ेगा। जरूर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो इन सारी चीजों पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके कौन कौन से टॉपिक्स लगते हैं उन्हीं पर हम सर से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है उस पर भी चर्चा करेंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सर इसके बाद कौन से टॉपिक्स? में समास की बात करते हैं। समास में दो शब्द मिलते हैं और मिलने के बाद में एक नया शब्द बन जाता है, उसे समास कहते हैं। कई बार क्या करते हैं विद्यार्थियों को बताया जाता है अक्सर कोचिंग संस्थान में कि जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कि जहां पर उपसर्ग लगे होते हैं वो हमेशा अव्ययभाव समास होता है और विद्यार्थी उसको रट भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से समझना होगा शब्द को। जैसे पहला शब्द है प्रतिदिन। अब प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और दिन का मतलब दिन, तो इसमें प्रत्येक दिन यानी हर दिन। तो जब शब्द में अर्थ निहित है, यहां पे प्रति जो पहला जो शब्द है वो अपना रूप परिवर्तित नहीं कर रहा है, प्रति का प्रति है, तो यहाँ पे अविभाव समास सही है।
और प्रतिकूल में प्रत्येक कूल नहीं है। प्रति और कूल, यानी प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और कूल का मतलब होता है किनारा। तो यहाँ पे तो प्रत्येक किनारा अर्थ दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे प्रतिकूल शब्द का अर्थ होगा विपरीत या विरुद्ध कह सकते हैं जिसको। तो यहाँ पे अन्य अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे ये कौन सा समास होगा आप बता सकते हैं? इसमें तो वैसे बहुव्रीहि भी होता है। बहुव्रीहि समास हो, क्योंकि विद्यार्थियों को बताया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी शब्द को ही देखते हैं या आगे उसके उपसर्ग को देखते हैं। बहुत शानदार सर। इससे बहुत सारे विद्यार्थी रट्टाफिकेशन को आज इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा सर और कौन से टॉपिक्स? इसके अलावा सर जो है मुहावरे हैं, लोकोक्ति है। क्या दोनों एक ही चीज होती है क्या? ये मेरे खुद के भी कंफ्यूजन है। इनमें भिन्नता है। मुहावरे कहते हैं भाषा की लाक्षणिकता को कहते हैं, यानी जब बात को कहने वाला बात को सीधी नहीं कर वक्र तरीके से कहता है, यानी लाक्षणिक रूप अपनाता है उस बात। जैसे कान में तेल डालना, अब इसका मतलब वाकई कान में तेल नहीं बिल्कुल नहीं डाला जा रहा है, तो इसका मतलब है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हाँ, ये मुहावरा है। और लोकोक्ति होता है सर कि लोकोक्ति क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति में या इतिहास की घटना पे जो प्रचलित जो विषय होता है उस पर केंद्रित होती है। अच्छा, इसमें कोई अन्य अर्थ नहीं होता, जैसी बात है वही होती है। वही बात होती है। अच्छा, तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब ये लोकोक्ति है। बहुत अच्छा, आपके भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सारे समान टॉपिक है। अच्छा, ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में लगते हैं। अगर बात करें थोड़ा सा अलग भिन्नता की बात करें कि दोनों में भिन्नताएं क्या है, तो इसमें है पर्यायवाची, विलोम शब्द। ये भाषा प्रथम में आपको मिलेंगे, द्वितीय भाषा में ये नहीं है। और उसके बाद में द्वितीय भाषा में जो अलग है वो है क्रिया है, बिल्कुल, और कारक चिन्ह है। जैसे मैंने एक विद्यार्थी से पूछा था, वह क्रिकेट खेलने गया, क्योंकि मैंने इंग्लिश के आधार पर पूछा था उससे कि इसमें सहकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया, जैसे इंग्लिश में भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होती है, तो विद्यार्थी का आंसर था सहकर्मक क्रिया। आप बिल्कुल गलत है सर, सहकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें कर्म है ही नहीं यहाँ पे। तो विद्यार्थी ने सहकर्मक क्रिया किस माध्यम से बताया इसे? विद्यार्थी ने ये कहा कि सर इसमें तो कर्म है, क्रिकेट जो है वो कर्म है, जबकि वो इस मूल जो क्रिया है उसको नहीं पहचान पाया। इसमें है विद्यार्थियों गया, गया है यानी जाना, जाना का रूप है गया, है गया भूतकाल में, तो गया है वो मूल क्रिया है। इसमें क्रिकेट खेलने जो है वो है क्रिया विशेषण वाक्यांश, जरूर, जिसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं हम इंग्लिश के अंतर्गत। तो कहने का मतलब सिर्फ क्रिया को सहकर्मक या अकर्मक सीधा पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उनका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, सहकर्मक को भी अकर्मक के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ये ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक्स थे जो आपने बताए कि व्याकरण के टॉपिक लगते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज में लिटरेचर यानी कि साहित्य भी लगता है, उसके किस तो साहित्यिक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। उसमें भाषा द्वितीय में उसमें पद्यांश दिया होगा, एक अपठित पद्यांश दिया होगा आपको, और उस पद्यांश से संबंधित भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य यानी जिसको शिल्प सौंदर्य बोलते हैं, काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं, जिसमें अलंकार वगैरह आ जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूर जरूर। तो इसके अलावा बाकी रह जाती है शिक्षण विधियां जो सब में कॉमन है। तो जरूर अंतिम सवाल आपसे यही है, इसकी फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी लैंग्वेज विद्यार्थियों को लेनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वो ले सकते हैं? हिंदी को सेकंड लैंग्वेज ही लें।